हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। किस्मत बदले या न बदले, समय जरूर बदलता है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के सीरीज में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो बचा हुआ था उसको आज देखेंगे, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारत के मौलिक अधिकार में क्या विवाद हुए थे, क्या क्या केस उत्पन्न हुए थे, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे, ठीक है। आज हम इस समाप्त करने के बाद अगला वीडियो में अगला संविधान का चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े थे, 3 भागों में बांटे थे। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पहला तो हम लोग देखे थे कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया था। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है और भाग 4 में उल्लेख है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 भागों में बांटा था, एक तो गांधीवादी, एक समाजवादी, एक उदारवादी। तो हमने समाजवादी देख लिया था, यानी समाजवादी में जो समाज के कल्याण से संबंधित था, जैसे कि हम उसमें 3 पार्ट करके बताए थे। पहला जैसे कि एक 36 एक 37। 36 तो हमें याद रखना था, उसमें राज्य की परिभाषा को दर्शा रहा था, ठीक है। और 37 जो हमारा था वह जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय में हम इसके प्रति नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 37 कहता है। और 38 था जो इसका मूल उद्देश्यों को प्रतिस्थापित करता है, क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, 38। और 39 में हम लोग 4 भाग में बांट के देखे थे, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा देखते थे कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 का में था 39 में। और 39 ख में हमने सार्वजनिक वितरण देखा था, यानी सार्वजनिक धन का समित। गांव में जो वितरण को बतलाता था, गांव में एक सामान्य कार्य के लिए एक समान वेतन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फिर 39 के बाद हमने 40 देखा था कि 40 जो हमारा था ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ठीक है, यानी स्थानीय स्तर पर, यानी सबसे निचले स्तर पर। देखिए हमारे देश में कैसे बांटा गया है, सबसे जैसे कि पंचायती जो हमारा छोटे राज्य है, राज्य को भी अलग स्तर पर बांटा गया है। छोटे जो है जैसे कि जिला स्तर पे भी अलग अलग बांटा गया है, यानी छोटे स्तर पर जो होती है ना ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ताकि वहाँ पे स्थानीय स्वशासन वहाँ पे जो हो अच्छी तरह से संचालित हो सके, ठीक है। तो वो 40 बतलाता है। 41, 42, 43 हम बोले थे कि एक साथ याद करिएगा। 41 में क्या था, कुछ विशेष दशाओं में, जैसे विशेष दशा में कौन था, बीमार, बुढ़ा, बेरोजगार, ये लोग था। और कुछ विशेष दशा में काम पाने की यानी काम देने की, ठीक है, उन लोग के विशेष प्रावधान 41। अब 42 में था कि मनोचित दशा, यानी किसी को काम दे दिए तो उसको अच्छी दशा यानी अच्छे तरह, ऐसा नहीं कि अगर कोई बूढ़ा हो आदमी हो उसको कोई कठिन कार्य में लगा दीजिएगा तो वो उसके उचित मन के उचित नहीं है। तो वही कहता है 42 मनोचित दशाओं में काम देने का प्रावधान। 43 क्या कहता था, जो हमारा कुटीर उद्योग है, जैसे कि 41 में काम दिए, 42 में दशाओं के अनुसार दिए, यानी सबके समान न्याय मिलेगा काम के तहत। और 43 जो कहता है छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करना, ठीक है, 43 में ही कहता है, और उन लोगों का वेतन देना, ठीक है, 43। अब हम पढ़ते हैं, आज से हम लोग गांधीवादी में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए गांधीवादी में जो है हमारा पहला स्थानीय स्वशासन पर आधारित ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ठीक है, हमें समझा दिए थे। 40 में जो होती है ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद हमने 41, 42, 43 देख लिया है। अब उसके बाद आता है दोस्तों 46। तो देखिए 46 हम 44 और 45 क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपका आता है उदारवादी में, ठीक है। हम एक बार बाद में भी क्विक रिविजन करेंगे। देखिए 46 में क्या है, ये गांधीवादी में है। गांधी जी ने जिस चीज पर जोर दिया था ना, जिस गांधी जी बोलते थे कि छोटे स्तर पे भी जैसे कुटीर
कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि जैसे अभी आजकल हथकरघा यानी हाथ से बनाया गया उद्योग, वो खुद देखते थे कि चरखा चलाते थे, खुद वस्त्र का क्या करते थे, वो धागे को काटते थे, ठीक है। तो वो खुद इस चीज को बढ़ावा देते थे। तो जो गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग हो, ग्राम पंचायत की स्थापना हो, जो हमारे SC ST हो उन लोग का अलग प्रावधान हो, ठीक है। तो वही आता है। उसके बाद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्गों, जो निचले वर्गों के लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा, ठीक है, आर्थिक सहायता और सामाजिक हित का प्रबंधन कौन करे, राज्य करे, ठीक है। मतलब ये कह रहा है, इस देखिए अनुसूचित जाति जनजाति हम लोगों ने देख रहा था मौलिक अधिकार में भी, ठीक है। यहाँ भी हमारा है कि अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक हित का प्रबंध कौन करे, राज्य करे, ठीक है। 46 कहता है। और 47 हमने समाजवादी में भी देखा था। तो देखिए 47 में समाजवादी में क्यों देखा था, क्योंकि मद निषेध है ना, जैसे कि धूम्रपान, शराब, ये हमारे समाज को क्या कर रहा है, समाज में दुष्प्रभाव डालता है, ठीक है, यानी दुष्प्रभाव डालता है। तो हमने सामाजिक में भी देखा था। लेकिन महात्मा गांधीवादी विचारधारा में भी ये आ जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि मद निषेध ना हो, ठीक है, लोगों को अच्छी पोषाहार मिले, मतलब उन लोगों को अच्छी तरह से पोषण मिले, ठीक है। तो ये मद निषेध का जो खिलाफ किया गया। फिर उसके बाद अच्छे यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों को अच्छी भोजन दे, उनकी पोषण पे ध्यान रखे, ठीक है। तो ये 47 बताता है। यानी 46 में अनुसूचित जाति जनजाति, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक प्रबंधन, और 47 में मद निषेध के खिलाफ जो हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में शराबबंदी होता है ना, तो वह 47 के तहत ही होता है। जैसे कि बिहार राज्य में जो शराबबंदी हुआ था, वह अनुच्छेद 47 में इस पे संशोधन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि उनकी पोषाहार स्तर को क्या करे, पोषाहार स्तर को बनाए रखे, ठीक है। अब आता है 48। तो देखिए 48 में हमारा है कि कृषि, देखिए वो चाहते थे कि वो महात्मा गांधी खुद कहे थे कि हमारी आत्मा कहाँ बसती है, गाँवों में। महात्मा गांधी का ही कथन था। तो देखिए महात्मा गांधी गांधीवादी में ही क्यों पढ़ रहे हैं 48, क्योंकि कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु, मतलब ये जैसे कि हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है, देखिए इसमें कृषि पे भी बात कहा गया है, पशुपालन पे भी बात कहा गया है। यानी कृषि का जो भी प्रावधान हो, पशुपालन के लिए जो हो, वो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो उसका क्या करे, प्रावधान करे, ठीक है। तो यही है कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु जो गाय दूध वगैरह देते हैं, उनके लिए संवर्धन करे, यानी उनकी उन्नति करे, उसको क्या करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हम लोग के बीफ हम लोग एक शब्द पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, बहुत चर्चा में था, जैसे कि गौ हत्या, ठीक है। यानी गौ हत्या जो होती है ना, ये 48 ही कहता है कि गौ हत्या को क्या करे, उसको रोके, ठीक है। मतलब जो गाय हत्या होती थी, पहले गाय को काट दिया जाता था, जानवरों को काट दिया जाता था, यह 48 ही रखा गया है। देखिए इसका बहुत विरोध होता है, लेकिन सीधी सी बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है, ठीक है। राज्य चाहेगी तो बंद करेगी, ठीक है, लेकिन राज्य लोगों के कल्याण सोचेगी, ठीक है। अगर लोगों को चाह रहा है कि नहीं ये बंद होना चाहिए, तो राज्य जरूर इस पर एक्शन लेगा, ठीक है। तो आप देख लिए कि पशुपालन, दुधारू पशु संवर्धन, यानी उसकी जो पशुपालन है, कृषि है, इसको क्या करे, मतलब टेक्निकल, यानी जो हमारा नए तकनीक है उसके तहत उसका विकास करे। समझ में आ गया। 48 क जो है, देखिए जो क वो जोड़ जाता है ना, ये सीधी सी बात है कि ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। 48 क कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन जीवों की रक्षा करना, यानी पर्यावरण का संवर्धन करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी आज हमारे देश की पर्यावरण की स्थिति बहुत विफल हो चुकी है, मतलब पर्यावरण पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पर्यावरण को और साथ में वन जीव को, जो हमारे वन जीव है, वन है, जीवों में, वन में रहने वाले जो जीव है, उसकी कौन रक्षा करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा। यह जोड़ा गया है किसमें, 48 के क। 48 कहता है कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशुओं को नई तकनीकी के अनुसार विकास करना, ठीक है।
और 48 के क कहता है पर्यावरण का संरक्षण करना, वन जीवों को भी संरक्षित करना। ठीक है, अब आता है उदारवादी। ठीक है, तो गांधीवादी में एक तो 40 देख लिए, 46 देख लिए, 47 देख लिए, 48 देख लिए। ठीक है, अब आता है उदारवादी में सबसे पहले हमारा 44। तो देखिए 44 एक ऐसा है, जैसे कि पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर चुके थे, 40, 41, 42, 43, 43 के बाद 44 पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यह तो उदारवादी में है तो हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। तो उदारवाद 44 क्या कहता है, समान सिविल संहिता। देखिए 3 प्रकार के आप संहिता सुने होंगे। एक तो दंड संहिता, यानी किसी प्रकार के अगर अपराध करते हैं या तो आपको दंड संहिता के तहत आपको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। एक आप सुने होंगे आचार संहिता। आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जाता है। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो जाती है उस दिन से आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक आता है समान सिविल संहिता, यानी लोगों के लिए, यानी कॉमन सिविल कोड। ठीक है, कॉमन सिविल कोड, तो ये कहते हैं समान सिविल संहिता। देखिए हमारे देश में इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक देश है तो यहाँ पे एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए, ये कहता है समान सिविल संहिता का मतलब होता है। तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी विविधता है हमारे देश में। ठीक है, तो इसके तहत आप मौलिक अधिकार में भी बहुत सारे प्रावधान देखे होंगे, जैसे कि 15, 25 वहां पे कहता है 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी को भी भेद नहीं करना। ठीक है, और 25 कहता है कि अगर कोई किसी प्रकार का धर्म मान रहा है तो तो उसमें किसी प्रकार का उसका अपना निजी है। ठीक है, अगर हमने देखा था 25 में कि जो सिख होते हैं वो कृपान रखते हैं, तो वो उन लोग का धर्म है, धर्म ही कहता है कि आप कृपान रखिए। ठीक है, तो उसके लिए किसी प्रकार का वर्जित नहीं है। तो यही 44 कह रहा है, ये जो 15, 25 आप देखे ये इसकी उल्लंघन है। इसलिए आप सीधी सी बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही वर्णित है। तो समान सिविल संहिता, यानी अगर राज्य चाहेगा तो समान, एक राज्य है तो वहां पे एक कानून होगा। इसमें कुछ है जैसे कि देखिए विवाह, तलाक, गोद और हमारा उत्तराधिकार। यानी अगर विवाह किस हो रहा है, गोद ले रहे हैं, उत्तराधिकारी है और तलाक है, तो इस पे यह लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे तलाक में आप एक चीज सुने होंगे, तलाक के लिए आप 3 बातें कि यह कहता है सभी वर्गों के लिए, गरीब हो, क्या हुआ कि गरीबी हो, निर्धनता हो। देखिए ये तलाक के बारे में बता रहे थे कि एक शाहबानो केस आप पढ़े होंगे कि शाहबानो केस कब आया था, 1985 में। शाहबानो एक सायरा बानो, ये दोनों तलाक से ही संबंधित है। शाहबानो में तलाक से संबंधित जब ये केस किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, अपनाया। ठीक है, यानी उसको मंजूर किया। लेकिन फिर बाद में इसके बाद में 1986 ईस्वी में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। फिर आगे आता है सायरा बानो केस। सायरा बानो जब केस आया था तो सायरा बानो केस में अब 3 प्रकार के तलाक देखे थे। तो तलाक ए बिद्दत जो तीसरा प्रकार था उसको समाप्त कर दिया गया। तो देखिए ये कहाँ किस प्रकार का, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोई मुस्लिम है तो मुस्लिमों के लिए अलग प्रकार के कानून होता है, शादी करने का, तलाक देने का। ठीक है, हिंदू के लिए अलग होता है। तो कहाँ एक प्रकार का न्याय है, इसीलिए हम तलाक का जिक्र किए कि तलाक जो शब्द है ना, इसमें क्या करता है, तलाक इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, समान सिविल संहिता। इसलिए आप देखेंगे कि अभी तक पूरे भारत के जो 28 राज्य है उसमें अभी तक लागू नहीं है। एकमात्र राज्य गोवा है जहां पे समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, ये बहुत पूछा गया है कि किस राज्य में समान सिविल संहिता है, तो गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा गोवा में। तो ये लागू क्यों नहीं हुआ, ये तो हम बार बार देख रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में क्या हुआ था कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या था कि गरीबी था। ठीक है, हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी था, बहुत ज्यादा निर्धनता था, लोगों में अच्छी शिक्षा नहीं थी। साथ में क्या था कि वो उन लोगों की जो जीवन स्तर था वो प्रगतिशील नहीं था। इसलिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने उन लोगों में बहस चली। तो बहस चलने के बाद कहा गया कि नहीं, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा जाए। अगर राज्य चाहेगा तो जरूर लगाएगा, क्योंकि इतना जल्दी तो किसी का हमारे देश में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता, साथ में क्या गरीबी मिट नहीं सकती, धीरे धीरे मिटेगी। इसलिए हमारा समान सिविल संहिता आप देखिएगा 44 में
ठीक है। समान यानी 44, आप ऐसे भी याद रखिएगा, 4 4 है तो समान यानी 4 4, समान सिविल संहिता। अब आता है हमारे 45। तो देखिए 45 हमारा अनुच्छेद कहता है कि इसमें पहले था प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान था, लेकिन इसको क्या किया गया कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको यहाँ से उठाकर मौलिक अधिकार में 21 का अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है, 21 का अनुच्छेद जोड़ा गया। और 21 का अनुच्छेद जोड़ने के बाद यहाँ पे जब यहाँ से हट गया तो यहाँ पे एक चीज जोड़ा गया, 1 से 6 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया। कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके पोषण स्तर, उनकी शिक्षा का देखभाल राज्य करेगा, जिसे कि आप आजकल देखते हैं आंगनबाड़ी का प्रावधान, ठीक है, जो कि राज्य संचालित करता है, समझे। यही हमारा है 45, यानी 45 में 0 से 6 वर्ष का, यानी जो हमारा 6 से कम उम्र के बच्चों है इनको शिक्षा देने का प्रावधान राज्य को होगा। अब देख लिए, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा, देखिए इसमें अब आता है 49। तो देखिए 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण करना, कहने में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, जैसे कि मान लीजिए कि लाल किला है, ठीक है, आगरा का महल है, तो यह उस राज्य का कर्तव्य होगा कि उस जो स्मारक है, राष्ट्रीय है, जो हमारे पुराने किला है, उसको वो क्या करे, संरक्षित करे, यानी विश्व विरासत, जो विरासत चीजें उसको बचाए रखना राज्य के लिए कहा गया। किसमें, 49 में, याद रखिएगा। 48 जो हम किसको बचा रहा था, कृषि पशुपालन को क्या करता, बढ़ावा देना नए तकनीकी अनुसार, ठीक है। 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक है, चाहे कोई स्थान है, जैसे कि हम लोग अल्फ्रेड पार्क है, तो पार्क में लोग घूमने जाते हैं, तो वो भी बहुत मशहूर है, जिसमें आप चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं, तो उसको, यानी वह एक प्रकार का स्थान है, तो उसको क्या करे, राज्य उसकी संरक्षण करे, ठीक है। अब आता है दोस्तों 50। तो 50 तो ऐसे ही इजी है, 50 याद हो जाता है। देखिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का मतलब कि अलग अलग, यानी किसी चीज को जब 2 बार काट दीजिएगा तो इधर आधा हो जाएगा, इधर आधा हो जाएगा, यानी इधर 50-50, यानी 50-50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण, किसको, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में, ठीक है, यानी दोनों को अलग अलग करना है। यानी अगर कार्यपालिका है, कार्यपालिका कर रही है कोई कार्य, तो न्यायपालिका अपने तहत उसका निर्णय लेगी, ठीक है, कि इसे दोनों एक दूसरे के अलग अलग कर दिया गया है। अब आता है 51। तो देखिए 50 आप पढ़ लिए, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक रहेगी। 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं कि किसी प्रकार का अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, तो उसकी जो संधि है उसके बीच अगर किसी प्रकार का विवाद है, किसी प्रकार का अगर दोनों में मध्यस्थता स्थापित करना है, तो यह राज्य कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रकार का हमको वहां से शांति बनाए रखना है, कि मान लीजिए कि बांग्लादेश है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो है हम लोग के बीच बहुत ज़्यादा विवाद होते रहता है, तो ये कह रहा है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं ना उसको अंतर्राष्ट्रीय संधि को बनाए रखना, यानी शांति बनाए रखिए, ठीक है। ये कहता है 51 में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अब आता है इसमें, आप देखे होंगे कि इसमें 350 भी आ जाता है, 350 को भी दिया गया है, आप लूसेंट जब पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है, लेकिन हम लोग 36 से 51 को राज्य के नीति निर्देशक तब तो देख लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें देख लिए, जैसे कि एमएल सिंघवी जो थे 1980 ईस्वी में इनका केस देखिएगा। एमएल सिंघवी ने कहा था कि डीपीएसपी संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था है, यानी डीपीएसपी को जीवन दान देने वाली व्यवस्था कौन है, डीपीएसपी
किसने कहा था? हमारे एमएल सिंघवी ने, यानी एमएल सिंघवी ने डीपीएसपी को जीवन दान देने वाली संस्था कहा था। अंबेडकर जी के बारे में हमने देखा था उस दिन, पिछले वाले वीडियो में भी हमने 2-3 आदमी का कथन देखा था। तो यहाँ बी आर अम्बेडकर की एक और बात कि लोकप्रिय मत का कार्य करने वाली विधि सरकार इसके नीति बनाते समय नीति निदेशक तत्व का अवहेलना नहीं कर सकती। यानी अगर बी आर अम्बेडकर जी के कह रहे थे कि राज्य अगर कोई भी कानून बना रही है तो वह नीति निदेशक तत्व को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाएगी। हमने कृष्ण स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यह संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा कि लोगों का उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 के उपबंधों की अवहेलना नहीं करेगा। यानी कोई भी अगर मंत्रालय है तो इसमें 4 में जो दिया गया है वह इसको अवहेलना नहीं करेगा। जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा उसी प्रकार ये हमारा कृष्ण स्वामी अय्यर जी कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने मंत्रालय लगा दिया, इन्होंने सरकार लगाया था, ठीक है। और केटी शाह के बारे में तो उस दिन देखे थे कि ये एक ऐसा प्रकार का चेक है डीपीएसपी जिसको राज्य अपने सुविधा अनुसार अदा करेगी। अब इसमें कुछ केस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, केस क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। देखिए ये अनुच्छेद 51 देखे थे, इसे एक और बात बता रहे, रुकिए पहले इसको देख ले कि जो फंडामेंटल राइट है एक डीपीएसपी है, इसके लिए देखिए सबसे पहले 1951 ईस्वी में एक केस आया था, ठीक है। 1951 ईस्वी में केस आया था, उस केस का नाम क्या था? चंपा कम्ब दया चंद्र मद्रास। यानी एक चंपा कम्ब दया नाम की एक लड़की थी, उसका मद्रास में क्या हुआ था? एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि मद्रास में आप देखते होंगे कि जाति के आधार पर वहाँ बहुत सारे आरक्षण मिलते हैं। तो वहाँ पे कहा गया कि ये क्या कि केस कर दी राज्य के तहत। तो इसके लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके आरक्षण को नहीं छीन सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मतलब जब राज्य के तहत इन्होंने केस किया तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि डीपीएसपी से ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट्स होगा, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व से ऊपर होगा। कौन कर रहा है? चंपा कम्ब दया केस में, ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा, अब देखिएगा, केशवानंद भारती बनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती हम लोग ने किस में देखा था? मौलिक अधिकार में भी देखा था। इन्होंने भी वही बात कहा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, वो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व से ऊपर रहेगा, ठीक है। इन्होंने यही बात कहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों की बातों को देखते हुए आगे आया 42वां संविधान संशोधन 1976 जो इंदिरा गांधी सरकार ने, इन्होंने भी कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, यानी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर वरीयता स्थापित करेंगे। ये दोनों कह रहा है कि फंडामेंटल राइट से हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो ये कह रहा है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारा मौलिक अधिकार से ऊपर कौन होगा? हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व होगा। कौन कह रहा है? हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 कह रहा है। फिर ये विवाद चलते रहा। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या? मिनर्वा मिल्स जो हमारा 1980 है, मिनर्वा मिल्स 1980 है, ये हमारा पूछा गया है। ये जब आया 1976, ये देखिए बाद में के कौन सा ऊपर होगा? मौलिक अधिकार ऊपर होगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होगा? यही केस चलते आ रही है शुरू से। फिर जब मिनर्वा मिल्स 1980 आया तो इसने कहा कि क्या आप लोग खेला बना के रखे हैं, आप लोग इसको कभी कह रहे हैं कि डीपीएसपी ऊपर होगा तो कभी जो हमारा मौलिक अधिकार ऊपर होगा। ऐसा नहीं है। ये मिनर्वा मिल्स कहा कि ये दोनों एक सिक्के के एक सिक्के के दोनों ऐसे पहलू है जो मतलब अलग नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर डीपीएसपी है तो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों काम करेगी तो एक दूसरे को ध्यान में रखकर काम करेगी, ना कि डीपीएसपी को नीचे कर दिया जाए और मौलिक अधिकार को ऊपर वरीयता दे दिया जाए। ये कौन कहा है? मिनर्वा मिल्स ने, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे, ठीक है। आप एक केस देख लिए। अब देखिए बोला था कि एक बार 36 में हमारा क्या है, इसकी परिभाषा है, ठीक है। 37 में क्या है? हमारा डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में।
38 क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 में 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। जैसे कि 39 का सबसे इंपॉर्टेंट है एक मतलब सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। 41 क्या है हमारा, 40 क्या है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना करना। 41 क्या है, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, ठीक है। 42 क्या है, अगर दशा है तो उसको मनोचित दशाओं में किसी व्यक्ति को काम देना, ठीक है, अगर काम दे दिए तो। 43 क्या है, यानी अगर काम दिए है तो उसको उचित वेतन देना, साथ में कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देना। 43। 44 क्या है, समान सिविल संहिता। 45 क्या है हमारा, 0 से 6 वर्ष यानी 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। 45 देख ले। 46 क्या है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्ग है उनको शिक्षा, आर्थिक हमारा सहायता और सामाजिक हित का प्रबंध कौन करेगा, राज्य करेगा। 47 क्या है हमारा, पोषाहार स्तर को यानी पोषाहार स्तर को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। साथ में हमारा क्या होता है, 47 में एक और बात क्या है हमारा, मद्य निषेध को रोकना, यानी मद्य निषेध का जिक्र हमारा 47 में ही है। 48 क्या है, 48 में कृषि एवं पशुपालन को संवर्धन यानी नए तकनीकी से उनको विकास करना और उसका संरक्षण करना। 48 के क क्या कहता है कि दुधारू पशु यानी पर्यावरण की संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा करना, ठीक है। 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों को संरक्षित करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। 49 हो गया। 50 क्या कहता है, 50 कह रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण करना, ठीक है। 51 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को अभिव्यक्ति को बनाए रखना, ठीक है। ये हमारा देख लिए डीपीएसपी। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।